दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 25 प्रश्नोत्तर के सीरीज की, जिसको हमने IC38 के कॉमन सेक्शन से लिया हुआ है। दिए गए प्रश्नोत्तर को आप पढ़िए और समझिए। जो शब्द जो वाक्य आपको नहीं समझ में आवे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, हम उसको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर की सीरीज को। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से मानक आयु प्रमाण का कौन सा एक उदाहरण है? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। क नंबर का विकल्प है राशन कार्ड, ख नंबर का विकल्प है जन्म कुंडली, ग नंबर का विकल्प है पासपोर्ट और घ नंबर का विकल्प है ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से मानक आयु प्रमाण का कौन सा एक उदाहरण है, यानी कि इन चारों में से मानक आयु प्रमाण हम किसको मानेंगे, मानक आयु प्रमाण पत्र हम किसको मानेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट एक मानक आयु प्रमाण पत्र है। ठीक है, यानी कि ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से किसे नैतिक खतरा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क नंबर का विकल्प है बीमा की खरीद के बाद जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना, ख नंबर का विकल्प है बीमा की खरीद से पहले जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना, ग नंबर का विकल्प है बीमा की खरीद के बाद जोखिमपूर्ण व्यवहार में कमी, घ नंबर का विकल्प है बीमित होने के बाद आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होना। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से हम किसे नैतिक खतरा के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा की खरीद के बाद जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। यानी कि कोई व्यक्ति बीमा ले लेता है, उसके बाद वो जोखिम भरे काम करता है, जोखिम भरे व्यवहार करता है, यानी कि जैसे कि शराब का सेवन करना, सिगरेट का सेवन करना या गलत तरीके से गाड़ी को चलाना, ये सब जोखिमपूर्ण व्यवहार हैं, यानी कि ये जोखिम भरे कार्य हैं। आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प बीमा की खरीद के बाद जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। इसे हम नैतिक खतरा के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि नैतिक खतरा के लिए ये एक जिम्मेदार तत्व है। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट में जांच की जाएगी? क नंबर का विकल्प है प्रस्तावक का भावनात्मक व्यवहार, ख नंबर का विकल्प है ऊंचाई, वजन और रक्तचाप, ग नंबर का विकल्प है सामाजिक स्थिति, घ नंबर का विकल्प है सच्चाई। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसकी चिकित्सा परीक्षक यानी कि मेडिकल जांच की रिपोर्ट में जांच कराई जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंचाई, वजन और ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप। ये इसका सही उत्तर होगा। इनकी ही जांच जो है वो चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट में जांच की जाएगी, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। डैश बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उत्पाद का अर्थ हो जाएगा प्रोडक्ट या प्लान। ठीक है, अब हम लोग विकल्प पढ़ेंगे। क नंबर का विकल्प है प्रस्ताव पत्र, ख नंबर का विकल्प है प्रस्ताव उद्धरण, ग नंबर का विकल्प है सूचना डॉकेट, घ नंबर का विकल्प है विवरण पुस्तिका यानी कि प्रोस्पेक्टस। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा विवरण पुस्तिका या प्रोस्पेक्टस। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रोस्पेक्टस शब्द आप लोग कॉलेज लाइफ में सुन चुके होंगे, उसी शब्द का जिक्र यहाँ किया गया है प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी प्रोडक्ट यानी कि प्लान के बारे में पूरी तरह से साफ साफ बताती है, यानी कि प्रोस्पेक्टस में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ होता है प्लान यानी कि प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प प्रोस्पेक्टस यानी कि विवरण पुस्तिका। अब अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर का देखेंगे कि प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है।
यहाँ प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। तो आइए अब हम लोग विकल्प को पढ़ते हैं। क नंबर का विकल्प है आवेदन पत्र, ख नंबर का विकल्प है प्रस्ताव पत्र, ग नंबर का विकल्प है पंजीकरण फॉर्म, घ नंबर का विकल्प है सदस्यता फॉर्म। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर प्रस्ताव पत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि ख नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दिए गए आयु प्रमाण दस्तावेज में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है मानक, एक होता है गैर मानक। मानक यानी कि जिसको मान्यता मिली है, गैर मानक यानी कि जिसको मान्यता नहीं मिली है। अब हम लोग विकल्प पढ़ेंगे। क नंबर का विकल्प है स्कूल प्रमाण पत्र, ख नंबर का विकल्प है रक्षा कर्मियों के मामले में पहचान पत्र, ग नंबर का विकल्प है राशन कार्ड, घ नंबर का विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर मानक हो जाएगा इन चारों में से राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड को बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज के मामले में राशन कार्ड को बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ग नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग डैश धन को अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है जिसमें इसके डैश मूल को छुपाया जाता है ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो सके। क नंबर का विकल्प है अवैध, अवैध। ख नंबर का विकल्प है वैध, वैध। ग नंबर का विकल्प है अवैध, वैध। घ नंबर का विकल्प है वैध, अवैध। तो प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा। तो अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके एक साथ पढ़ेंगे ताकि पूरा सेंटेंस हम लोग को समझ में आ जाए। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है जिसमें इसके अवैध मूल को छुपाया जाता है ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो सके। अवैध यानी कि अनलीगल, यानी कि नाजायज। ठीक है, आप इसको अपने तौर पर समझिए। तो क नंबर का जो विकल्प है अवैध और अवैध, ये खाली स्थान में भरा जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है जिसमें इसके अवैध मूल को छुपाया जाता है ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो सके। इस पूरे सेंटेंस को आप याद कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी ये आपको काम आवे और इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आपको दे वो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री लुक अवधि के अंदर यानी पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के डैश के अंदर पॉलिसी को वापस लौटा सकता है। क नंबर का विकल्प है 60 दिन, ख नंबर का विकल्प है 45 दिन, ग नंबर का विकल्प है 30 दिन और घ नंबर का विकल्प है 15 दिन। तो एक चीज याद रखिएगा कि फ्री लुक पीरियड जो है वो 15 दिनों का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प 15 दिन। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे ताकि पूरा सेंटेंस भी हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जावे। कहता है अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री लुक अवधि के अंदर यानी पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के 15 दिन के अंदर पॉलिसी को वापस लौटा सकता है। यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे। फ्री लुक अवधि के मध्य पॉलिसी धारक द्वारा वापस लौटाई गई पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। अभी हम लोगों ने 8 नंबर वाले प्रश्न में फ्री लुक के बारे में पढ़ा कि फ्री लुक अवधि 15 दिनों की होती है। तो अगर कोई पॉलिसी धारक फ्री लुक अवधि के दरमियान अपनी पॉलिसी को वापस करता है तो उसके संबंध में इन 4 विकल्प में से
कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि कौन सा कथन सही है, हमें चुनाव करना है। तो अब हम लोग विकल्प को पढ़ते हैं। क नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी प्रीमियम का 100% वापस करेगी। ख नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी प्रीमियम का 50% वापस करेगी। ग नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी कवर की गई अवधि के लिए अनुपातक प्रीमियम, चिकित्सा जांच और स्टंप चार्ज पर किए गए खर्चों का समायोजन करने के बाद प्रीमियम वापस करेगी। घ नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी संपूर्ण प्रीमियम को जब्त कर लेगी। अगर कोई पॉलिसी धारक फ्री लुक अवधि के अंदर अपनी पॉलिसी को वापस करता है तो बीमा कंपनी कितना प्रीमियम उसको वापस करती है, इसी के बारे में यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। ग नंबर के विकल्प में जो लिखा गया है कि बीमा कंपनी कवर की गई अवधि के लिए अनुपातक प्रीमियम, यानी कि बीमा कंपनी ने जितने समय के लिए बीमा धारक को रिस्क कवर प्रदान की है उसका प्रीमियम, चिकित्सा जांच यानी कि मेडिकल जांच और स्टंप चार्ज पर किए गए खर्चों का समायोजन करने के बाद प्रीमियम वापस करेगी। यानी कि इन सब चीज़ों में जो पैसा लगा है उस पैसे को कटौती करने के बाद बचे हुए पैसे को प्रीमियम के रूप में वापस करेगी। आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा वैध पते का प्रमाण नहीं है? क नंबर का विकल्प है पैन कार्ड। ख नंबर का विकल्प है मतदाता पहचान पत्र। ग नंबर का विकल्प है बैंक पासबुक। घ नंबर का विकल्प है ड्राइवरी लाइसेंस। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैध पते का प्रमाण नहीं है। एक होता है वैध, एक होता है अवैध। तो इन चारों में से वैध पते का प्रमाण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प पैन कार्ड। चूंकि पैन कार्ड में एड्रेस होता ही नहीं है, इसलिए पैन कार्ड वैध पते का प्रमाण नहीं है। यानी कि क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे। अपने ग्राहक को जानिए, यानी कि नॉलेज योर कस्टमर, जिसको हम लोग KYC भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यापार में एक ग्राहक की प्रामाणिकता को जानने में प्रयोग होती है, यानी कि उपयोग होती है। बैंक तथा बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों की पहचान करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं ताकि इससे चोरी, आर्थिक धोखे तथा डैश की पहचान हो सके। क नंबर का विकल्प है मनी लॉन्ड्रिंग। ख नंबर का विकल्प है धोखा। ग नंबर का विकल्प है चोरी। घ नंबर का विकल्प है हेरा फेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प मनी लॉन्ड्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे ताकि सेंटेंस जो है पूरी तरह से हम लोगों के समझ में आ जावे। अपने ग्राहक को जानिए यह ऐसी प्रक्रिया है जो व्यापार में एक ग्राहक की प्रामाणिकता को जानने में प्रयोग होती है। बैंक तथा बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों की पहचान करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं ताकि इससे चोरी, आर्थिक धोखे तथा मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान हो सके। चूँकि चोरी और धोखा ये दोनों प्रश्न में सम्मिलित है, इसलिए क नंबर का विकल्प जो है मनी लॉन्ड्रिंग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तब जा करके सेंटेंस जो है पूरा संतुलित कहलाएगा। ठीक है, यानी कि क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे। एक गैर चिकित्सीय बीमा का अर्थ है एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें क नंबर का विकल्प है बीमित को चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ख नंबर का विकल्प है बीमित को केवल बीमा कंपनियों के कार्यालय में चिकित्सा परीक्षण कराना होगा। ग नंबर का विकल्प है बीमित को केवल अपने घर पर ही चिकित्सा परीक्षण कराना होगा। घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न में दिया गया है गैर चिकित्सीय बीमा का अर्थ, यानी कि एक होता है चिकित्सीय बीमा, एक होता है गैर चिकित्सीय बीमा। गैर चिकित्सीय बीमा में चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम प्रीमियम रसीद यानी कि FPR यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रसीद क्या दर्शाती है? क नंबर का विकल्प है फ्री लुक अवधि समाप्त हो गई है। ख
ख नंबर का विकल्प है यह इस बात का साक्ष्य है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। ग नंबर का विकल्प है पॉलिसी को अब रद्द नहीं किया जा सकता है। घ नंबर का विकल्प है पॉलिसी ने एक निश्चित नगद मूल्य प्राप्त कर लिया है। तो प्रथम प्रीमियम रसीद यह बताता है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है, यानी कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच हुई अनुबंध का साक्ष्य है। क नंबर का विकल्प है प्रस्ताव पत्र, ख नंबर का विकल्प है पॉलिसी दस्तावेज, ग नंबर का विकल्प है विवरण पुस्तिका, घ नंबर का विकल्प है दावा पत्र। तो बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच जो अनुबंध होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी में, उसका साक्ष्य यानी कि प्रमाण होता है पॉलिसी दस्तावेज, जिसको हम लोग बॉन्ड पेपर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प पॉलिसी दस्तावेज बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच हुई अनुबंध का साक्ष्य है, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हम लोग पढ़ेंगे, अगर एक किसी पॉलिसी दस्तावेज के विवरण के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो इसे आम तौर पर कैसे समझा जाएगा। क नंबर का विकल्प है बीमा धारक के पक्ष में, ख नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी के पक्ष में, ग नंबर का विकल्प है पॉलिसी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और बीमा कंपनी को ब्याज के साथ बीमा धारक को प्रीमियम वापस करने के लिए कहा जाएगा। घ नंबर का विकल्प है पॉलिसी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और बीमा कंपनी को किसी भी ब्याज के बिना बीमा धारक प्रीमियम वापस करने के लिए कहा जाएगा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर किसी पॉलिसी दस्तावेज के विवरण के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और इससे कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो इसे आम तौर पर कैसे समझा जाएगा। मान लेते हैं कि आपका पॉलिसी बॉन्ड है या पॉलिसी दस्तावेज है, उसमें कुछ जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे अस्पष्टता उत्पन्न होता है, जो समझ से परे है, तो इसको कैसे समझा जाएगा। आप इसको अपने भाषा में समझिए। तो इसको बीमा धारक के पक्ष में समझा जाएगा, यानी कि बीमा धारक के फेवर में समझा जाएगा, यानी कि पहले बीमा धारक का सुना जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। तो क नंबर का जो विकल्प है बीमा धारक के पक्ष में, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया, फिर भी अगर आप नहीं समझे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पुनः आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प। प्रश्न संख्या 16 हम लोग पढ़ेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो पॉलिसी दस्तावेज का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क नंबर का विकल्प है यह बीमा अनुबंध का साक्ष्य है। ख नंबर का विकल्प है यह कंपनी से बीमा पॉलिसी खरीदने में बीमा धारक व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई रुचि का साक्ष्य है। ग नंबर का विकल्प है यह बैंक, ब्रोकर और अन्य संस्था जैसे चैनल भागीदारों के साथ व्यवहार करते समय बीमा कंपनी द्वारा पालन की जाने वाली नीति प्रक्रियाओं का साक्ष्य है। घ नंबर का विकल्प है यह प्रथम प्रीमियम के भुगतान पर बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई एक पावती पर्ची है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चुनाव करें जो पॉलिसी दस्तावेज का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह बीमा अनुबंध का साक्ष्य है, यानी कि जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच, ये उसी चीज का प्रमाण है। आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो उसी को यहाँ क नंबर वाले विकल्प में लिखा गया है कि यह बीमा अनुबंध का साक्ष्य है। सिंपल सेंटेंस है, यानी कि क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हम लोग पढ़ेंगे, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। क नंबर का विकल्प है प्रस्ताव पत्र की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। ख नंबर का विकल्प है प्रीमियम की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी शुरू हो गई है। ग नंबर का विकल्प है प्रथम प्रीमियम रसीद इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। और घ नंबर का विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है।
तो इन चारों विकल्प में से गौ नंबर का जो विकल्प है प्रथम प्रीमियम रसीद इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। यही वाला कथन जो है सही है। तो गौ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति के बाद बीमा कंपनी आगे प्राप्त होने वाले प्रीमियमों के लिए डैश जारी करेगी। क नंबर का विकल्प है पुनर्चलन प्रीमियम रसीद, ख नंबर का विकल्प है पुनरुद्धार प्रीमियम रसीद, ग नंबर का विकल्प है पुनः स्थापन प्रीमियम रसीद, घ नंबर का विकल्प है नवीकरण प्रीमियम रसीद। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति के बाद बीमा कंपनी आगे प्राप्त होने वाले प्रीमियमों के लिए डैश जारी करेगी, यानी कि पहला प्रीमियम देने के बाद जब फिर से प्रीमियम हम देने जाएंगे तो उसके लिए कौन सा रसीद जारी होगा। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरण प्रीमियम रसीद, यानी कि जो हम रेनुअल प्रीमियम जमा करेंगे उसमें उस समय जो हमें रसीद प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं नवीकरण प्रीमियम रसीद। तो घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हम लोग पढ़ेंगे। अगर बीमित व्यक्ति मूल जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज खो देता है तो क्या होगा। क नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी अनुबंध में कोई भी बदलाव किए बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी। ख नंबर का विकल्प है बीमा अनुबंध समाप्त हो जाएगा। ग नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति की वर्तमान स्वास्थ्य घोषणाओं के आधार पर नए नियम और शर्तों के साथ एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी। घ नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी अनुबंध में कोई भी बदलाव किए बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी, लेकिन ऐसा केवल एक अदालत के आदेश के बाद होगा। तो इन चारों विकल्प में से सही कथन क्या है, हमें उसका चुनाव करना है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमित है यानी कि बीमा लिया हुआ है और वो अपना मूल दस्तावेज यानी कि बॉन्ड पेपर खो देता है तो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा कंपनी अनुबंध में कोई भी बदलाव किए बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी, यानी कि एक नया बॉन्ड पेपर जिसको कि डुप्लीकेट बॉन्ड पेपर कहेंगे वो जारी करेगी। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे अपने शब्दों में। तो क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हम लोग पढ़ेंगे। किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। क नंबर का विकल्प है बीमा धारक नाबालिग होने पर, ख नंबर का विकल्प है नामिती एक नाबालिग है, ग नंबर का विकल्प है पॉलिसी धारक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, घ नंबर का विकल्प है पॉलिसी धारक विवाहित नहीं है। तो प्रश्न बिल्कुल ही सरल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उलटफेर करके प्रश्न को पूछा गया है। कह रहा है कि किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नामिती एक नाबालिग है। जब नॉमिनी नाबालिग होता है तो उसी वक्त हमें एक अपॉइंटी रखने की जरूरत होती है। उसी को जोड़ करके यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामिती एक नाबालिग है, यानी कि नॉमिनी जब नाबालिग है उस सिचुएशन में हम एक अपॉइंटी नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए। गारंटीकृत समर्पण मूल्य यानी कि गारंटीकृत सरेंडर वैल्यू। ठीक है, कौन नंबर का विकल्प है कम से कम लगातार 2 वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। ख नंबर का विकल्प है कम से कम लगातार 3 वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। ग नंबर का विकल्प है कम से कम लगातार 4 वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। घ नंबर का विकल्प है कम से कम लगातार 5 वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए। आप इसको अपने शब्दों में समझिए कि हम कितने समय तक प्रीमियम देंगे ताकि हमें एक गारंटीकृत सरेंडर वैल्यू प्राप्त हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प कम से कम लगातार 3 वर्षों के लिए
भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए, यानी कि लगातार 3 वर्ष तक हम प्रीमियम देते हैं तो उसके बाद हमें एक गारंटीकृत सरेंडर वैल्यू प्राप्त हो जाता है। यानी कि ख नंबर का उत्तर, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हम लोग पढ़ेंगे, किसी पॉलिसी को कब व्यपगत समझा जाता है। व्यपगत का अर्थ हो जाएगा लैप्स, ठीक है। क नंबर का विकल्प है अगर देय तिथि को प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। ख नंबर का विकल्प है अगर देय तिथि से पहले प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। ग नंबर का विकल्प है अगर रियायत अवधि में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया जाता है। घ नंबर का विकल्प है अगर पॉलिसी का समर्पण कर दिया गया है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पॉलिसी को लैप्स कब समझा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर रियायत अवधि में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि ग्रेस पीरियड में भी अगर हम प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो पॉलिसी व्यपगत समझा जाता है, पॉलिसी लैप्स हो जाता है, ठीक है। आप इसको अपने शब्दों में समझिए, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हम लोग पढ़ेंगे, बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की डैश के अंतर्गत नामांकन की अनुमति दी जाती है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 के डैश के अंतर्गत नॉमिनी की अनुमति दी जाती है, किस धारा के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प धारा 39, ठीक है। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामांकन की अनुमति दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, यानी कि ग नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हम लोग पढ़ेंगे, एक बीमा पॉलिसी में एक पॉलिसी धारक डैश व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक बीमा पॉलिसी में एक पॉलिसी धारक कितने व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है, नामांकित कर सकता है। क नंबर का विकल्प है 1, ख नंबर का विकल्प है 2, ग नंबर का विकल्प है 3 और घ नंबर के विकल्प में लिखा गया है उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त में से कोई भी, यानी कि बीमा पॉलिसी में एक पॉलिसी धारक 1, 2, 3 यानी कि उपरोक्त में से कोई भी व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, नॉमिनी बना सकता है। वो 1 को भी बना सकता है, 2 को भी बना सकता है, 3 को भी बना सकता है। इसलिए इन चारों विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी, यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हम लोग पढ़ेंगे, एक जीवन बीमा पॉलिसी में अगर पॉलिसी धारक तथा नामांकित की एक दुर्घटना में इकट्ठे मृत्यु हो जाती है तो दावे की रकम का भुगतान किसकी संपदा समझा जाएगा। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कह रहा है कि एक जीवन बीमा पॉलिसी में अगर पॉलिसी धारक और नामांकित यानी कि नॉमिनी की एक दुर्घटना में एक साथ मृत्यु हो जाती है तो दावे की रकम यानी कि क्लेम की रकम जो है किसकी संपदा समझा जाएगा, किसकी संपत्ति समझा जाएगा। क नंबर का विकल्प है नामांकित यानी कि नॉमिनी का, ख नंबर का विकल्प है पॉलिसी धारक, ग नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों यानी कि नॉमिनी और पॉलिसी धारक दोनों का, और घ नंबर का विकल्प है दोनों में से कोई नहीं। देखिए प्रश्न को समझिए, अगर नॉमिनी की मृत्यु नहीं होती तो दावे की रकम का भुगतान जो है वो नॉमिनी की संपदा समझा जाता, लेकिन यहाँ पॉलिसी धारक के साथ साथ नॉमिनी की भी इकट्ठे मृत्यु हो गई है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। इसलिए यहाँ दावे की रकम का भुगतान जो है वो पॉलिसी धारक की संपदा समझा जाएगा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प पॉलिसी धारक। उत्तर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएंगे, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।